In this video, we are going to talk about yield to maturity of a bond and bond portfolio management. Along with it, we will look into the concept of immunization in bonds. So, सबसे पहले if we start about yield to maturity is nothing but total returns an investor can generate from a bond over its life. Yield to maturity is simply the returns कूपन इंटरेस्ट ले ले या फिर रिडेम्पशन पे प्रीमियम डिस्काउंट इशू के टाइम पे जो भी परचेज प्राइस का पार वैल्यू से डिफरेंस है उन सब को कंसीडर करते हुए बॉन्ड हमारा जो ओवर द लाइफ एक इन्वेस्टर को रिटर्न दे सकता है दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर हमारा बॉन्ड हमने परचेज किया है एट पार वैल्यू एंड रिडेम्पशन हो रही है उसकी एट पार वैल्यू, देन उस केस में यील्ड उसकी होगी कूपन रेट के बराबर। अब यील्ड टू मैच्योरिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी कंसेप्ट में कुछ एजम्पशन है, थ्री मेजर एजम्पशंस हैं जो कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म का भी काम करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज दैट इट कंसीडर्स वाइटम कंसीडर्स दैट द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर। मतलब अगर 5 साल का बॉन्ड इशू हो रहा है तो वो जो इन्वेस्टर है वो 5 साल तक बॉन्ड होल्ड करेगा, वो बीच में बेचेगा नहीं। दूसरा, जो भी हमारे कूपन ओवर द लाइफ जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर पे जो कूपन मिला, सेकंड ईयर पे कूपन मिला, थर्ड ईयर पे जो कूपन मिला, वो सारा हम लोग जो वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एट रेट वाईटीएम में पे है। मतलब अगर 14% वाईटीएम है बॉन्ड का, तो हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैश फ्लो हमें मिला है उसको भी हम लोग सेम रेट पे वो कर रहे हैं। और तीसरा कि कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। ये वाला पॉइंट हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए तो ठीक वैलिड काम करता है कि ठीक है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से केस में क्रेडिट रिस्क नहीं है, बट जो कॉर्पोरेट है उनके केस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रेडिट रिस्क होती है। तो ये तीनों चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है वाइटम, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में हमारा इन्वेस्टर के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको टिल मेच्योरिटी बॉन्ड होल्ड करना ही पड़ेगा, वो बीच में बेच सकता है। जो भी हमारे कूपन रेट हमें मिल रहे हैं, जो भी हम लोग री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारी जरूरी नहीं है कि हम लोग वाईटीएम पे ही करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल यील्ड वगैरह चेंज होती रहती है। और क्रेडिट रिस्क हमारी कॉर्पोरेट केस में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट का रिस्क होता है। एक बार इस प्रॉब्लम को विद एन एग्जांपल हम प्रूव भी करेंगे लेटर ऑन। तो तीसरा चीज हमारी वाईटेन के बारे में बात करें तो वो है उसके फॉर्मूलाज। बॉन्ड्स हमारे होते हैं बेसिकली चार तरीके के। अगर सिंपल बॉन्ड्स की बात करी जाए, जीरो कूपन बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड और कन्वेंशनल बॉन्ड, और एंड फोर्थ नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड। तो जेडसीबी की बात करें तो जेडसीबी के केस में ये वाईटीएम का फॉर्मूला सिंपल है, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस अपॉन में इशू प्राइस। तो रिडेम्पशन प्राइस मोस्ट लाइकली जीरो कूपन बॉन्ड के केस में पार वैल्यू होगी, पार वैल्यू माइनस इशू अपॉन में इशू प्राइस। परपेचुअल बॉन्ड के केस में पीरियोडिक कूपन अमाउंट अपॉन में इशू प्राइस, दैट विल बी इट्स वाईटीएम। और तीसरा स्टेट बॉन्ड, स्टेट और कन्वेंशनल बॉन्ड के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है वाईटीएम का, आई प्लस एफ माइनस पी डिवाइड बाई एन द होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी बाई टू। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग इलेबोरेट करा जाए तो यहाँ पर हमारा हो जाता है आई इज द पीरियोडिक कूपन अमाउंट, एफ इज द रिडेम्पशन वैल्यू, पी इज द परचेज प्राइस एंड एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हमें एक अप्रॉक्स वाईटीएम पता चलता है, हमें एग्जैक्ट वाईटीएम नहीं पता चलता। और अगर सेमी एनुअल बॉन्ड्स है तो यहाँ पर हमारे पीरियड उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे ना। जैसे कि अगर 5 साल का बॉन्ड है, सेमी एनुअल बॉन्ड है, तो उस केस में एन हमारा 10 होगा ना कि 5। पीरियोडिक कूपन अमाउंट अगर 12% कूपन एनुअल है तो 60 रुपए जाएगा आई में। तो इस हिसाब से हमें वो मिल जाता है वाईटीएम इन केस ऑफ अ कन्वेंशनल बॉन्ड। नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड के केस में हमें पूरा फिर आईआरआर मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड के केस में हमारे वाईटीएम कूपन रेट्स अलग होते हैं, पीरियड के साथ चेंज हो सकते हैं। तो उस केस में कोई फॉर्मूला नहीं है, वहां पे हमें आईआरआर मेथड हिडन ट्रायल के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन की। हमने पहले पढ़ा था कि इन प्रीवियस वीडियो की ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड क्या होती है। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड मैकॉली ड्यूरेशन इज नथिंग बट एन एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ बॉन्ड। तो ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है।
क्योंकि जैसे अभी हमने पहले बोला कि वाईटीएम के केस में क्या है, वो तीन एजम्पशंस लेके चल रहा है कि री इन्वेस्टमेंट हमारी एट द रेट वाईटीएम ही हो रही है, बॉन्ड हमारा मेच्योरिटी तक होल्ड हो रहा है। बट एग्जैक्टली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड एक्ट्स लाइक एन इम्यूनाइजेशन, जहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टर है उसको मिलेंगे एग्जैक्ट रिटर्न्स, वाईटीएम वाले रिटर्न्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी वो मार्केट में चेंज हो या ना हो। मतलब अगर 5 साल का बॉन्ड है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो अगर वो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड तक वो होल्ड करेगा, तो उसको रिटर्न मिलेंगे वाईटीएम जितने, उसको इफेक्ट नहीं होगा मार्केट में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही है। तो इसको समझने के लिए तीन एग्जांपल्स लेंगे। एक हमारा सिंपल एग्जांपल होगा केस वन, जो जिसमें हमारा होगा सिंपल वाईटीएम निकालना, नॉर्मल केस में इन्वेस्टर 5 साल होल्ड करता है। केस टू में हम लोग स्टोरी थोड़ी चेंज करेंगे। केस टू में आ जाएगा हमारा कि एट टी इज इक्वल टू 2, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमारा मार्केट में यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स चेंज हो रही है बाय बाय 1%। और तीसरे केस में हम लोग करेंगे कि जो मार्केट में यील्ड चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है एट द रेट ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पे। मतलब हम लोग देखेंगे कि पहले अगर नॉर्मल पिक्चर है तो क्या हो रहा है, दूसरे केस में अगर बीच में कभी भी यील्ड चेंज हो रही है, इन्वेस्टर यील्ड चेंज होने के टाइम पे अपना सिक्योरिटी सेल कर रहा है, और तीसरा केस में हमारा वो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का इफेक्ट देखेंगे। तो एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि हमारे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपए, कूपन है 12%, एन है 5 years, और यील्ड टू मेच्योरिटी है 14%। तो सिंपल है, स्ट्रेट बॉन्ड है, प्लेन वनीला बॉन्ड है ये, इसमें 1000 रुपए की फेस वैल्यू, कूपन रेट है 12% पर एनम का, और एनुअल कूपन पेमेंट है। एन है हमारा यहाँ पे 5 साल का, 5 साल का बॉन्ड है, और यील्ड टू मेच्योरिटी 14% की। तो प्राइस इसकी हमने निकाली डीसीएफ के थ्रू 120, 120 को हमने एट 14% से डिस्काउंट करा, तो वहां से हमारा निकल गया प्राइस ऑफ द बॉन्ड 931.34 रुपीज। ठीक है। तो केस वन पे अगर हम लोग इलेबोरेट करते हैं, तो अब हमने देखा कि फर्स्ट केस में क्या है, हमारा मार्केट में कोई भी यील्ड का चेंज हुआ नहीं है, तो हमारा जो भी कूपन रेट होगा, जो भी हमें कूपन मिलेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो हम लोग मार्केट में री इन्वेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि बाजार में यील्ड चेंज नहीं हुई है, तो मतलब हमें जो री इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी 14% पे ही करेंगे। तो इसीलिए हमने कूपन रिसीव हुआ 120 और उसको हमने री इन्वेस्ट कर लिया 14% पे, और उसकी हमने फिर फ्यूचर वैल्यू निकाल ली एट द एंड ऑफ 5 ईयर। मतलब 120 रुपए अगर हमें एट द एंड ऑफ ईयर 1 मिल रहे हैं, तो हमने उसको फर्स्ट सेकेंड ईयर के एंड पे हमें 14% से बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर के एंड पे फिर वो और 14% से बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते फिफ्थ ईयर के एंड तक जो फर्स्ट ईयर के एंड का कूपन है उसकी वैल्यू 120 इंटू 1.14 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही हमने सारे कूपन निकाल लिए, फ्यूचर वैल्यू निकाली, टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ रिटर्न्स निकाल ली। यहाँ पे 5 साल के टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल रिटर्न्स आ गए हमारे इतने 1793 रुपए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट। और उसको हमने फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसकी, तो वो आ गया हमारा पीवी, आ गया हमारा 931.34 रुपीज। 91793.212 को हमने 14% से डिस्काउंट करा एट टी इक्वल्स टू जीरो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो आ गई हमारी 931.34 रुपीज। अब हमने जो यहाँ पे केस लिया था उसमें प्राइस जो बॉन्ड जो निकाला था वो भी आया था 931.34 रुपीज, वो भी हमारा 14% की डिस्काउंटिंग से आया था। और यहाँ पर जो हमने करा है फ्यूचर वैल्यू निकाल के फिर डिस्काउंट करा है, वो भी हमारा 931.34 रुपीज आया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा जो बॉन्ड है वो हमें वाईटीएम के जितने रिटर्न्स दे रहा है 14% के। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि बॉन्ड के रिटर्न्स हमारे सिर्फ वो नहीं होते, कूपन रेट से रिलेटेड रिटर्न्स ऑफ अ बॉन्ड आर नॉट ओनली कूपन एंड रिडेम्पशन प्रीमियम एक्सेट्रा, इट हैज टू components। एक कंपोनेंट है हमारा कूपन रेट, कूपन रिटर्न्स, और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन रिटर्न्स ऑन रिटर्न, रिटर्न्स ऑन कूपन।
री इन्वेस्टेड। तो उनको मिला के, इन दोनों चीजों को मिला के हमारा YTM बनता है फिर। ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल केस। अब से केस टू में अगर हम लोग आए, तो केस टू में हमारा हुआ एट t is equals to 2, yield on similar bond changes to 13%। केस टू में हमारा हो गया 13% पे चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कूपन रेट हमें मिला 120 120 120 120 120, और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाली हमने री इन्वेस्टमेंट की इस हिसाब से। तो ये आ गई 1789। अब इसका काम हमारा, इस टेबल का काम ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं इसको। अगर हम लोगों को अब देखें, हम एट t इज इक्वल टू 2, अब क्योंकि मार्केट में यील्ड चेंज हुई है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टर ने एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमारी सिक्योरिटी सेल कर दी है। तो अब हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी कितना होगा। प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी होगा फ्यूचर कैश फ्लोज जितने हैं हमारे उतना। फ्यूचर कैश फ्लोज हमारे हैं 120 120 1120। तो हमने निकाला उसको 120 बाय 1.1 थे। अब यहाँ पर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है 13% का, क्योंकि मार्केट में यील्ड चेंज हो गई है 13% की। तो B7 into 13%, B8 हो गया हमारा फिर 13% का स्क्वायर, B9 हो गया हमारा 13% का क्यूब। तो इससे हमने डिस्काउंट करके निकाल लिया t इज इक्वल टू 2, हो गया हमारा 976। अब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट निकाली है टी इक्वल टू 2, मतलब जो भी इन्वेस्टर ने, क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 इन्वेस्ट किया था, उसने टी इक्वल टू 2 के एंड पे सेल करा है, तो उसको कूपन मिला होगा टी इक्वल टू 1 पे और टी इक्वल टू 2 पे। तो उनको भी अगर री इन्वेस्ट करे जाए तो उसको क्या होगा, तो उसने टी इक्वल टू 1 वाला कूपन एक बार री इन्वेस्ट करा होगा, और टी इक्वल टू 2 तो आज है ही हमारे पास। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट हो गई 120 into 1.14 प्लस 120, 256.8। तो टोटल कैश इनफ्लो टी इक्वल टू 2 हो गया हमारा। एक तो हमारा प्राइस जो था बॉन्ड का प्राइस, प्लस जो हमारे री इन्वेस्टमेंट करी उसने 1233 रुपए। तो अब हम लोग देखें, इन्वेस्टर ने टीजी इक्वल टू 2 पे सेल कर दिया सिक्योरिटी। अब उसने टीजी इक्वल टू 2 पे अगर सिक्योरिटी सेल करी, तो हम लोग देखना उसके आज की डेट में रियलाइज यील्ड कितनी है। तो हमने देखा 931.34 पे उसने बॉन्ड परचेज किया था, क्योंकि इनिशियल प्राइस 931.34 था। सेकेंड ईयर के एंड पे उसको कैश फ्लो मिले 1233 के। तो हमने उस वहां से बैक कैलकुलेशन करके 1 प्लस आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है। अगर हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी 15%। 15% आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। बैक कैलकुलेशन है रियलाइज यील्ड की। ठीक है, तो ये आ गई 15%। अब इसको हम लोग देखें तो हमें दिखा कि एक्चुअल यील्ड टू मेच्योरिटी वाज 14%। बट जो, अगर मार्केट में रिटर्न चेंज हुआ है ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, तो उस केस में, और इन्वेस्टर ने अगर सिक्योरिटी सेल कर दी है ड्यूरिंग द पीरियड, मेच्योरिटी तक हेल्ड नहीं करी है, तो उसकी यील्ड इज नॉट इक्वल टू यील्ड टू मेच्योरिटी। यहाँ पे 15% आ रही है, एक्चुअल 14% की। ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में गेन ड्यू टू प्राइस इफेक्ट हैज डोमिनेटेड लॉस ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट। तो हमारा एक्चुअल प्राइस, अगर हम लोग एज्यूम करें कि हमारा टी इक्वल टू 2 पे प्राइस चेंज, मार्केट यील्ड चेंज नहीं होती, तो उस केस में टी इक्वल टू 2 पे प्राइस क्या होना चाहिए था। उस केस में क्या होता है, हमारा सिंपल जो भी कूपन है उनको हम लोग बस 14% से डिस्काउंट करते, तो वो प्राइस आते, तो उस हिसाब से प्राइस होना चाहिए था 953 रुपीज। बट एक्चुअल प्राइस है 976 रुपीज। तो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं गेन हो रहा है, उसका प्राइस 953 होना चाहिए था, उसको 976 मिल रहे हैं आज। तो इन्वेस्टर को गेन हो रहा है, बट उसको एक लॉस भी हो रहा है री इन्वेस्टमेंट पे 1% का, क्योंकि अब उसको जो कूपन री इन्वेस्ट करेगा वो करेगा 13%, उसको 13% मिलेगा इंस्टेड 14%। तो इस वजह से हमें दिखा कि यील्ड टिल मेच्योरिटी अगर ड्यूरिंग द ईयर हम लोग देखें, तो इन्वेस्टर को उतने रिटर्न्स नहीं मिलते। अब हम लोग आ गए केस थ्री पे। केस थ्री में हमने देखा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पे क्या सीन बनता है। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पे सीन देखने के लिए हमने देखा, हमने ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड निकाली पहले तो। सिंपल फॉर्मूला अपने वेटेड एवरेज फॉर्मूला के थ्रू, कैश फ्लो उसको पीवी निकाल के उसकी पीवी इंटू पीरियड पे मल्टीप्लाई करके, तो ड्यूरेशन आ गई हमारी 4 इयर्स की। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एट टी इक्वल टू 4 अगर मार्केट में यील्ड चेंज हो रही है तो क्या होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पे हमारे 120 रुपए का कूपन मिलेगा। से फ्यूचर वैल्यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट, सिंपल वही
फंडा फर्स्ट ईयर को वो 3 बार इन्वेस्ट करेगा, सेकंड ईयर को 2 बार इन्वेस्ट करेगा, थर्ड ईयर पे 1 बार इन्वेस्ट करेगा। तो टोटल री इन्वेस्टमेंट से हमारे रिटर्न्स आ गए, टोटल री इन्वेस्टमेंट प्लस कूपन मिलके आ गए 590.54। इसमें भी 2 कंपोनेंट्स है 590 में भी। 590 हैज 2 कंपोनेंट्स। ठीक है। एक तो हो गया 480 रुपीज डायरेक्ट कूपन, और सेकंड 110 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। अब हमने देखा एट प्राइस निकाला हमने फिर से। अब टी इक्वल टू 4 पे प्राइस निकाला। टी इक्वल टू 4 पे प्राइस क्या होगा? फ्यूचर कैश फ्लोज अपॉन में रिटर्न यील्ड। फ्यूचर कैश फ्लोज 1120, क्योंकि लास्ट में तो हमें 1120 ही मिलने, एक साल बचा है उसमें हमें 1120 मिलेंगे, उसको हमने 1.13 से डिवाइड किया, वो आ गया 991 रुपीज। फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट एट टी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट टी इक्वल्स टू 4 हमने सीधा भाई C5 6 7 को मल्टीप्लाई करके निकाला, वो हो गया हमारा 4। इनका टोटल वो हो गया हमारा 590 रुपए। तो टोटल कैश इन फ्लैट टी इक्वल टू 4 इज 991 प्लस 590 1581 रुपीज। जैसे हमने पिछले केस में यील्ड निकाली थी, इस केस में हमने दोबारा सेम मेथड से यील्ड निकाली है। 931 इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमने कंपेयर किया है 1581 से। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर और है। ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे कंपेयर किया, तो इसमें भी हमने देखा कि वन प्लस आर की वैल्यू हमारी 14% आ रही है। ठीक है। सेम। तो अब यहाँ पे हमें देखा कि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पे मार्केट में यील्ड चेंज हुई, बट हमने इन्वेस्टर ने ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पे तक मेंटेन किया अपना सिक्योरिटी होल्डिंग, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड भी बेचे, तो वहां पे हमारे रिटर्न रफली 14% आ रहे हैं। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ वगैरह के एरर की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा आ रही है, बट इट विल कम टू 14%। तो इस वजह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज अ पीरियड जहाँ पे हमारे री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट दोनों नलीफाई हो जाते हैं। एक्चुअल प्राइस हमारा होना चाहिए था 982 रुपीज, शुड बी प्राइस होना चाहिए था 982 रुपीज, बट एक्चुअल में है क्या 991 रुपीज। तो इससे हमें कंक्लूजन होता है कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट और री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट नलीफाई हो रहे हैं, और ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ बॉन्ड मैनेजमेंट। ये इसका रोल आता है बॉन्ड मैनेजमेंट में, स्पेशली पैसिव बॉन्ड मैनेजमेंट के कंसेप्ट। तो अगला टॉपिक हमारा बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही है। तो अब बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमारे इक्विटी की तरह ही दो टाइप के मैनेजर होते हैं, एक्टिव मैनेजर एंड पैसिव मैनेजर। एक्टिव मैनेजर आर दोज मैनेजर जो मार्केट को फोरकास्ट करके उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स दे विन, समटाइम्स दे लूज, बट ओवरऑल लेवल पे नॉर्मल रिटर्न्स ही मिलते हैं मार्केट को, बट दे लुक मोर लाइक कि ज्यादा रिटर्न देंगे। तो उनका काम सिंपल है, मार्केट रेट फोरकास्ट करना। अगर दे एक्सपेक्ट कि मार्केट यील्ड इंक्रीज होगी फ्यूचर में, तो दे शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम लॉन्ग टर्म बॉन्ड टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड। मार्केट यील्ड इंक्रीज होगी तो मतलब प्राइस हमारा नीचे गिरेगा, प्राइस हमारा नीचे गिरेगा तो ड्यूरेशन हमारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड की कम होगी। हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, तो हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ड्यूरेशन अगर ज्यादा है तो प्राइस, अगर हमारा मार्केट यील्ड अगर हमारी बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। तो हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे तो उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो प्राइस गिरेगा भी ज्यादा। तो इसलिए हम लोग फोकस कर लेंगे, अपना शिफ्ट करेंगे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे, ताकि प्राइस गिरे तो वो कम गिरे। और ऐसे ही हमारा मार्केट यील्ड अगर डिक्रीज होगी तो प्राइस हमारा बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग हमारा फोकस शॉर्ट टर्म बॉन्ड से लॉन्ग टर्म बॉन्ड में करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो प्राइस हमारा ज्यादा बढ़ेगा। इनका सिंपल सा कंसेप्ट है इतना। पैसिव मैनेजर का केस है कि वो हमारी पैसिव मैनेजर चाहता है कि वो एक ऐसा बॉन्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करे जहाँ पे उसको मार्केट यील्ड का इफेक्ट ही ना हो, और उसकी सिक्योरिटी जितनी भी है वो सारी इम्यूनाइज हो जाए फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। तो पैसिव मैनेजर के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है हमारा पैसिव मैनेजमेंट की। अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए ड्यूरेशन ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी।
ये हमारे प्रिंसिपल है पैसिव मैनेजर का इन्वेस्ट करने। ऐसे क्योंकि इसके जो भी नॉर्मली क्वेश्चंस बनेंगे वो ये इस टाइप के बनते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटीज है ओवर द टाइम, हमें एक ऐसा पोर्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है ताकि हमारी वो सिक्योरिटी इम्यूनाइज हो जाए, हम लोग मतलब टाइमली सेट ऑफ कर सकें और मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनका कुछ भी इम्पैक्ट ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट YTM एंड बॉन्ड मैनेजमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। थैंक यू।